हम देख रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, तो राजस्थान की मिट्टियाँ देखनी है तो उससे पहले आपको राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की ऊंचावच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने जब पहला टॉपिक किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो उस समय लगभग मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने के बाद आप लगभग हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं, हर एक टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पहले हमने कौन कौन से भौतिक प्रदेश बनाए थे। तो ये वाला जो हमारे पास में क्षेत्र आता है इसे हम कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा हमारे पास में आ जाता है कौन सा, अरावली प्रदेश। और तीसरा है मैदानी और चौथा है दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आ गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। तो पहले तो अच्छी तरीके से मानचित्र बनाना सीखना है। अभी मानचित्र आपको इस राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान के मानचित्र हर जगह पे बनाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मानचित्र बनाएं। इसके बाद में आ गया हमारे पास में अरावली। अभी बनाओ एक मानचित्र, साथ साथ में बनाओ जल्दी से। उसके बाद में हमारे पास में पूर्वी मैदान, और फिर आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठार। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने वर्षा की बात की थी। वर्षा, कितनी वर्षा यहाँ पर होती है, तो वर्षा के बारे में देखिए ज़रा। यहाँ पर होती है लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर अरावली में होती है 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक। पूर्वी मैदानों में, तो मैदानों में होगी 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको एक नाम दिया था, मतलब यहाँ की जलवायु जो हमने देखी थी वो थी, तो जलवायु इसकी किस प्रकार की है, तो जलवायु के अंदर हम देखते हैं शुष्क जलवायु है। अरावली की जो जलवायु है यह है इसकी वर्षा के अकॉर्डिंग बनती है उप आर्द्र। और यहाँ पर पूर्वी मैदान जो है यहाँ की जो जलवायु है वो बनेगी आर्द्र, और इसके बाद बनेगी अति आर्द्र। ठीक है, ये होगी। अब यहाँ की जलवायु, यहाँ की वर्षा और यहाँ के भौतिक प्रदेश, इनके आधार पर मिट्टियों का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसके जो हम भौतिक प्रदेश देखते हैं वो तो 4 हैं, परंतु जलवायु जो प्रदेश है ना वो 5 हैं। तो 5वां जलवायु प्रदेश कौन सा है वो ध्यान रखिएगा। ये वाला क्षेत्र हमारे पास में शुष्क में आता है, और ये वाला क्षेत्र हमारे पास में अर्धशुष्क में आता है। अर्धशुष्क जहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको बरसात के बारे में, तो यहाँ पर होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 सेंटीमीटर, तो 0 से 25 है, ये 25 से 50 है। तो ये वाली जो लाइन हमारे पास में आई है इसे कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऐसे ही 2 नंबर वाली दूसरी लाइन जो है इसे कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटेगी, जबकि 25 सेंटीमीटर जो है वो मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटेगी, जिसमें एक तरफ हमारे पास में शुष्क मरुस्थल और दूसरी तरफ हमारे पास में अर्धशुष्क मरुस्थल आ जाएगा। यहाँ तक की बात हुई। अब इसी के हिसाब से मिट्टियों के बारे में देखते हैं। तो मिट्टियाँ हमें कौन सी मिलने वाली हैं यहाँ पे, चलिए। तो इस क्षेत्र में हमारे पास में मिलेगी रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मृदा यहाँ होगी। उसके बाद में और देख लीजिए, अरावली की बात करते हैं। तो अरावली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल भूरी कंकरेली, लाल भूरी कंकरेली। फिर आते हैं यानी अपने पास मैदान आते हैं। तो मैदानों में क्या होगा, नदियाँ चलेंगी, और नदियों कौन सी मिट्टी बहा करके लाती हैं, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलो हाथ भी, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, जलोढ़, ये जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार। तो पठारों के अंदर जो है ये पठार बने किससे है, ज्वालामुखी लावा से बने हैं। तो ज्वालामुखी में कौन सी मिट्टी आएगी,
काली, तो यहाँ पर ध्यान रखना काली, लाल और कच्छारी। कच्छारी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को ही, जलोढ़ को दोमट कहते हैं, कच्छारी कहते हैं, कांप कहते हैं। 4-5 नाम है इसके भी जलोढ़ मिट्टी के। जलोढ़, दोमट, कांप, कच्छारी और दलदली। ये सब कौन से होगी हमारे पास में? दोमट। ये सारी की सारी नदियों के द्वारा बनाई गई होगी। तो ये सब नाम एक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात लिखी आपको कि यहाँ पे जलोढ़ भी आ सकता है, दोमट भी लिख सकते हो, काम भी लिख सकते हो, कच्छारी भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट अपन लिख सकते हैं। अब आपका वहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा सिस्टम कि जैसे आपको प्रश्न आ गया कि राजस्थान की मृदा के बारे में वर्णन कीजिए, छोटा प्रश्न है, उसमें आपने एक डायग्राम तो ये बनाना है और दूसरा 2-3 डायग्राम मैं आपको बताऊँगा, वो डायग्राम अपने को बनाने हैं। अब इसी की तर्ज पर हम आगे वाला डायग्राम बनाने वाले हैं, इसी के आधार पर। इसलिए इसको पहले समझ लो कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी आप देख रहे हो मोटे तौर पर? रेतीली बलुई मिट्टी। यहाँ पे कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। अरावली में कैसी मिलेगी? लाल, भूरी, कंकरेली। लाल, भूरी, कंकरेली, यहाँ पे कंकड़ पत्थर है अरावली के अंदर। फिर आती है हमारे पास में मैदान, तो मैदानों में मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। और फिर आती है दक्षिण पूर्वी पठार, जहाँ पे पठार जो बने हैं वो लावा से बने हैं, तो लावा से बने होने के कारण काली, लाल, कच्छारी मिट्टी है। इतनी बात होगी, बना लिया। अब चलिए आगे देखें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तब तक जिन्होंने बना लिया है वो एक मानचित्र और बना ले भी, एक मानचित्र और बना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मानचित्र पर समझोगे उतनी उसकी थ्योरी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब इसकी थ्योरी लिखनी है तो लिखने बैठ जाना अभी पहले कि पहले हम मुख्य तौर पर मिट्टी को 4 भागों में 5 भागों में बांटते हैं। रेतीली बलुई मिट्टी, उसके बारे में वर्णन कर देना कि यह मरुस्थल में मिलेगी। फिर अरावली के अंदर आप इसके बारे में वर्णन कर देना, तो लगभग 4-5 लाइनों में आपका ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब हमें इसको रियल में, थोड़ा सा रियल में बनाना है अभी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक किया लिया है, क्योंकि आप वहाँ पे मानचित्र में बना नहीं पाओगे कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इसीलिए अपने को सीधा सा समझना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले तो अरावली को अलग कर दो, मरुस्थल को अलग कर दो अपने। ये मरुस्थल हमने अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अरावली को यहाँ पर हम पतला कर देते हैं। अरावली जो है इसे हम यहाँ पे पतला कर देते हैं, नीचे आकर के थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ये अरावली होगी हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक हम यहाँ पे हिस्सा कर देंगे, नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा, जिसमें कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा है, उसे हम अलग कर रहे हैं। इसमें बता दूंगा कौन कौन से जिले आएंगे, वो बता दूंगा, फिलहाल एक बार इस तरीके से समझना। उसके बाद में इस हिस्से को भी अलग कर दो, ये भी आसान है, इसको भी आप अलग कर देंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखिए, एक क्षेत्र हमारे पास में है ये वाला, ये हमने पूरा का पूरा पूर्वी मैदान अलग कर दिया है, पूर्वी मैदान अलग कर दिया। देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, ये एक तो हिस्सा ये गया बाहर। अब इस हिस्से के बाद में पहले हमने अरावली को पतला किया। अरावली पतला करने के बाद में हमने एक हिस्सा ऊपर की ओर, मैदानों का सारा हिस्सा नहीं लिया, मैदानों को हमने पूरा नहीं लिया, मैदानों को आधा ही लिया है, बाकी हमने नीचे छोड़ दिया, जो कि अरावली का छोटा हुआ क्षेत्र है और मैदानों का छोटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर से 2 हिस्से कर देने अपने को। इसके ऊपर से हमने यहाँ पे लिया, 2 हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा बीच में यूं इस तरीके से रह गया, पतला सा। ये पतला सा क्षेत्र हमारे पास में रह गया है। एक आप गंगानगर हमांगड़ का हिस्सा अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई होती है। तो देखो, इस प्रकार से गंगानगर हमानगढ़ अलग हो गया, दूसरा एक क्षेत्र हो गया। अरावली का हिस्सा अलग किया हमने, यहाँ तक की बात सही हुई। उसके बाद आपने नीचे ऊपर गंगानगर हमानगढ़ छोड़ा, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा छोड़ देना है। एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, इस तरीके से। एक आपने पूर्वी मैदानों का हिस्सा छोड़ दिया, एक आपने यहाँ से कटिंग कर दी किसकी, पठारों की। ये पठारों की कटिंग होगी। अब रह गया था हमारे पास ये बीच वाला क्षेत्र। तो बीच वाला जो क्षेत्र था ना, ये जब आपने इस तरीके से लाइन खींची तो इसके 2 टुकड़े यहाँ पर हो जाएंगे और एक क्षेत्र हमारे पास बीच यहाँ पे रहेगा। अब देख लीजिए कैसे है।
तो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? रेतीली बलुई मिट्टी है, कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला क्षेत्र जो है तो ये भी तो रेतीली था, परंतु यहाँ पे क्या आ गई? नदियाँ, नहरें आ गई, सिंचाई होने लगी। तो सिंचाई हो रही है, नई मिट्टी आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दोमट। तो ये क्या बन गई हमारे पास में? रेतीली दोमट। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? रेतीली दोमट। दोमट कौन सी होती है? जो मैदानों में पाई जाती है। तो फिर यहाँ पे भी तो मैदान बन गए, हरे भरे मैदान बन चुके हैं। ओके, अरावली क्या है? एक पर्वतमाला है। तो ये कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मृदा है। यहाँ पे अरावली में पर्वतीय मृदा हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पठारों में कौन सी थी भी? काली, लाल, कछारी, 3 बातें कही थी। अब हमें मुख्य रूप से यहाँ पे क्या बोलना है? काली मृदा, ये होगी काली मृदा, ठीक है। इधर कौन सी थी? जलोढ़, जलोढ़ मृदा, ये होगी। अब मेन बात रहेगी इन सब की। तो देखिए जरा इनको कैसे अपने को हैंडल करना है। तो यहाँ पर आपने अरावली में क्या नाम लिए थे? जल्दी से बोलेंगे। अरावली में 3 नाम लिए थे हमने। लाल, भूरी, कंकरीली। लाल, भूरी, कंकरीली। अब भूरी मिट्टी जो है वो भूरी मिट्टी अरावली से नीचे उतरेगी नदियों की सहायता से। तो अरावली के जस्ट साथ में हमें कौन सी मिट्टी मिलेगी? भूरी मृदा। कौन सी भी? भूरी मृदा। यहाँ पे कौन सी होगी हमारे पास में? भूरी मृदा हो गई। आगे देखिए, अब इस तरफ हमारे पास में लाल, भूरी, ठीक है, लाल, भूरी, कंकरीली, 3 नाम हमने यहाँ पे लिए थे। यहाँ हमने कहा था लाल, काली और कछारी। काली, लाल, कछारी। तो काली, लाल है ना, तो इसके आसपास वाला ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे हम कहेंगे काली लाल। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है ये कौन सी मिट्टी का है? काली लाल मिश्रित मिट्टी है। यहाँ पे लाल काली मिश्रित मिट्टी है। यहाँ पे लाल काली मिश्रित है। इसके ऊपर जो है वो लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली, लाल पीली, एक लाल पीली, एक लाल काली और एक लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी, 3 हिस्से यहाँ पे हमने किए थे। देख लो दोबारा से। पर्वतों पे भूरी मिट्टी थी, वो नदियों की सहायता से नीचे आई तो भूरी मृदा कहलाई। इस तरफ ये भूरी को आप भूरी दोमट लिख सकते हो। भूरी दोमट क्यों? क्योंकि दोमट किसकी होती है? नदियों वाली उपजाऊ मिट्टी। तो दोमट मिट्टी आप इसको भूरी दोमट कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भूरी मिट्टी इस तरफ नीचे उतरेगी तो हम इसे क्या कहेंगे? भूरी रेतीली कहेंगे। क्या कहेंगे? भूरी रेतीली कह देंगे। देखो यहाँ पे भूरी मिट्टी है, एक तरफ उतरी वो नदियों वाला क्षेत्र है तो वो बन गई भूरी दोमट। दूसरी तरफ उतरी तो वह रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ बन गई भूरी रेतीली बन गई, ठीक है। उसको बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लाल, काली लाल कछारी मिट्टी थी इस एरिए में। अब काली क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी। कछारी, कछारी होती है नदी वाली, तो कछारी क्यों है? क्योंकि यहाँ चंबल नदी है, यहाँ चंबल नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं। और लाल, लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी किस वजह से? इस तरफ हमारे पास में इसके और इन दोनों के बीच में लाल क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी हमने यहाँ पर भी पढ़ी है। लाल मिट्टी हमने कहाँ पढ़ी? ये देखो, ये लाल कहाँ तक आ रही है, आप देख पा रहे हैं? ये लाल मिट्टी हमारे पास में यहाँ तक आ रही है पूरा का पूरा। तो इधर भी लाल और इधर भी थोड़ी बहुत लाल, तो दोनों में मिल गई। तो इस तरीके से हमने लाल के नाम से 3 लाल बना दिए। एक लाल लोमी, एक लाल काली, एक लाल पीली। तो 3 मिट्टियाँ ये हुई। काली मिट्टी में कोई डाउट नहीं है, ये पठारों में है। जलोढ़ में कोई डाउट नहीं है, ये नदियों में है। तो कितनी हुई? 5। पर्वत पे भूरी थी तो नीचे उतरी, भूरी मृदा हो गई, भूरी दोमट हो गई। तो कितनी होगी? 5 और 2 7। यहाँ रेतीली थी तो रेतीली में यदि हमने सिंचाई की तो बन गई रेतीली दोमट, तो 7 और 2 9। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी होगी? 9 हो गई। एक और देख लीजिए, जालोर, बाड़मेर, पाली। जालोर, बाड़मेर, पाली का जो ये क्षेत्र है ये कैसा है अभी? ये है लवणीय। कैसा क्षेत्र है ये? लवणीय है। यहाँ पे फ्लोरिड की मात्रा अधिक है
और यहाँ की जो नदी है, हमने लूणी नदी के बारे में भी पढ़ा था कि लूणी नदी बालोतरा में आकर के खारी हो जाती है, उससे पहले वो मीठी रहती है। तो ध्यान रहे इस क्षेत्र में हमारे पास में कौन सी मिट्टी होगी? लवणीय मृदा, ये होगी लवणीय मृदा। तो ये हमारे पास में टोटल 10 प्रकार की मिट्टियाँ हो चुकी हैं और कौन कौन से जिलों में है उसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए भी, अब आप बताएंगे मुझे भी। पहले आप इस तरीके से मैप बनाना सीखें, प्रैक्टिस करते रहे भी मानचित्र बनाने की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, इस प्रकार से नज़दीक से थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, अब बताओ मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँ? कौन सी मिट्टी? रेतीली दोमट। देख के नहीं बताना, बिना देख के बताने की कोशिश करना है। रेतीली दोमट। यहाँ पे कौन सी? लाल लोमी मिट्टी होगी। यहाँ पे कौन सी? काली मिट्टी होगी। यहाँ पे कौन सी? दोमट मिट्टी होगी। इस तरफ हमारे पास में दोमट। ओके, अब हम इन दोनों के बीच में यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं यहाँ तक सीधा। ये कौन सी गई? रेतीली मिट्टी गई। ठीक है, अब अरावली को भी हिस्सा दे देते हैं, तो ये बन गई हमारे पास में अरावली। तो कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी हुई। तो पर्वतीय पाद, पर्वत पाद के क्षेत्र में जो मिट्टी आएगी वो कौन सी होगी? भूरी। पर्वतीय पाद का जो क्षेत्र होता है, पर्वत के पैरों का जो क्षेत्र है, वो कौन सी है? भूरी। भूरी होगी। और अब हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। यहाँ पे कौन सी? लाल पीली और लाल काली। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये क्षेत्र बन गया। और यहाँ पर हम जानते ही हैं क्योंकि हम यहाँ पे जूझ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दोगे? ऐसे करो, पीछे लास्ट में चलो और बिना देखे इन 8 के नाम लिखो। 10 के 10 के नाम लिखने, सिर्फ नाम लिखने हैं। खाली जगह पे नाम लिखो, जहाँ पे खाली जगह हो नाम लिखो जल्दी से। 1 2 3 4 जैसे मैंने लिखा वैसे ही चलना। नहीं, मैप नहीं बनाना, सीधा नाम ही लिखना है। डायरेक्ट नाम लिख लो, बिना देखे लिखो कोई नाम। अभी बताया मैंने आपको। चलिए अभी लिख लिया क्या? चलिए सबसे पहले 1 नंबर वाली का नाम बताएं। रेतीली दोमट। ठीक है, जिलों के नाम श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ओके भी। अब उसके बाद में आते हैं 2 नंबर पे। क्या नाम है? रेतीली मृदा है। रेतीली मृदा कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है। उसके बाद में देखें जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्षेत्रपाली का आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जिले हो गए हमारे पास में किसके? रेतीली मिट्टी के। यहाँ पर 3 जिलों, तीसरे नंबर पे 3 जिलों के नाम कौन से? जालोर, पाली, बाड़मेर। जालोर, पाली और बाड़मेर लवणीय क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ही एक संकरी पट्टी के रूप में है। तो मुख्य मुख्य नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे। एक सीकर लिखोगे, सीकर। एक अलवर, अलवर। फिर आ जाएंगे जयपुर में, फिर आ जाएंगे अजमेर में, अजमेर के बाद में आ जाएंगे राजसमंद में, राजसमंद के बाद में आ जाएंगे सिरोही, सिरोही। और एक थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा किसका? उदयपुर का। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए हमारे पास में सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर वाला क्षेत्र हो गया।
अब उदयपुर ध्यान रखना, उदयपुर 1 2 3 4 इन चारों में ही आता है उदयपुर ना, इन चारों के अंदर ही आता है। इस तरफ कौन सी थी हमारे पास में, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय। यहाँ पे कौन सी बीच में भूरी मृदा है, यहाँ पे कौन सी है लाल और काली है, और यहाँ पे कौन सी है लाल लोमी। लाल लोमी में उदयपुर तो आ ही रहा है, और कौन सा आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लाल काली की, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी है हमारे पास में लाल काली मिश्रित है, ठीक है ना, मिश्रित लाल काली हम इसे कह सकते हैं। इसमें कौन सा आएगा तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, ये हो गया हमारे पास में। 10 नंबर वाली की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, कोटा संभाग पूरा ही है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये यहाँ पे चारों हो जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ ऊपर बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक साथ में और ले लेना है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये हो गया। अब रहेगा कौन सा बीच में, एक भूरी रहेगी और एक हमारे पास में लाल पीली रहेगी है, लाल पीली। ये साथ के साथ नाम लिखते रहना, वैसे आपको नोट्स दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको दिए जाएंगे, परंतु अच्छी तरीके जो चीज़ें आप क्लास में सीख लेते हो उसकी जैसी और कोई रीस नहीं होती, क्लास में आप ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है ना। घर पे जाकर आप नोट्स देखो ना देखो कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए लाल पीली की बात करें तो लाल पीली के बारे में अब हमारे पास में आ जाएगा जो वो है भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, अजमेर का थोड़ा सा सॉरी अजमेर नहीं, अजमेर तो भूरी में रह गया, टोंक, भीलवाड़ा। उसके बाद में हम बात करते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और थोड़ा सा बूंदी, बूंदी, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद में आप देखेंगे कौन सी बात आ गई हमारे पास में, भूरी है ना, भूरी रह गई है, भूरी ले चलते हैं तो भूरी, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर थोड़ा सा अजमेर, अजमेर, और अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर, ठीक है, ये हो गए हमारे पास में। अभी ऐसे करते हैं, ये पूरे के पूरे डायग्राम को ना मैं आपको रियल अपने उसी मैप पे देख लेते हैं, ताकि आपको जिले तो पता ना सभी को, जिले आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है। अभी देख लेते हैं अगर अपने पास मैप हुआ तो, ठीक है। अब जिले इसमें पहले से ही है तो मैं भी आप इसमें लाइनें खींच देते हैं अपन, और देख लेंगे कौन कौन सा क्षेत्र हमारे पास में आएगा। चलिए बताएं कौन सा कर दिया हमने यहाँ पे, रेतीली दोमट होगी है ना, ये रेतीली दोमट होगी। फिर ये देखिए ये कौन सा है, लवणीय मृदा होगी, ये लवणीय मृदा होगी 3 नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली बीच में आ गई। अब देख लो इसमें कौन कौन से आ गए आपके, इन दोनों को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, और ये लाइन सीधी यहाँ से निकल गई यहाँ तक, तो ये कौन सी बन गई, ये कौन सी बन गई हमारे पास में, अलग हो गई। और अलग होने के बाद में अब इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं, ये वाला। अब बताओ मुझे, 1 मिनट चेक करें मिटेगा तो नहीं, ठीक है, नहीं कर पाएंगे अपन साफ इसको। तो ये बीच वाला अक्षर देखो, देखो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, आ गया ना भाई पर्वतीय वाला, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले की, तो इधर से हम इसको अलग कर देते हैं। ये कौन सा क्षेत्र हो गया अलग,
इधर वाला वो कछारी वाला जलोड़ वाला मिट्टी अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ से अलग हो गया कौन सा, काली मिट्टी वाला अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से अलग कर देते हैं अपन, लाल लोमी वाला अलग हो गया, नीचे लाल लोमी वाला अलग हो गया, ओके। इसके बाद में रह गया हमारे पास में ये आ गया, ठीक है, ये रहा। तो देखिए अब दोबारा से देखते हैं, रीड करते हैं। रेतीली दोमट गंगानगर हनुमानगढ़ हो गए, फिर दूसरी रेतीली मृदा हो गई हमारे पास में, फिर देखेंगे लवणीय मृदा हो गई है, लवणीय के बाद में पर्वतीय मृदा हुई, पर्वतीय के बाद में 5 नंबर किसको दिया था, चलो वो देख लेंगे ना। ये कौन सी होगी हमारे पास में, भूरी मृदा होगी यहाँ पे, या उसी अकॉर्डिंग चलते हैं जैसे आपने लिखा था, तो ये आपको बाद में डाउट ना हो जाए। 5 नंबर किसको दिया, अच्छा इसी को दिया है, 6, 7, 8, 9, ओके। अब देखिए ये भूरी होगी, फिर उसके बाद में कौन सी होगी, दोमट हो गई, फिर ये होगी लाल पीली होगी, और ये होगी हमारे पास में लाल काली होगी, और ये लाल लोमी होगी, और ये हमारे पास में काली मिट्टी होगी, ठीक है। अब आपके पास में मानचित्र है पूरा का पूरा, तो इसमें से आप देख लेना कि कौन कौन से जिले किस मृदा में आ रहे हैं। हो गया इस तरीके से, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो मृदा है ये काफ़ी उपजाऊ मृदा है, क्योंकि सिंचाई हो रही है इसके अंदर। तो इसमें आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे कि रेतीली दोमट मिट्टी यह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। यह मरुस्थली ही मिट्टी है, परंतु यहाँ पर सिंचाई के साधन होने की वजह से अब यह उपजाऊ मैदान बन चुका है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास, सरसों ये फसलें होती है। ये जो क्षेत्र है ये रेतीली मिट्टी वाला, ये शुष्क प्रदेश है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, अभी मिट्टी के जो कण है ना, कण मोटे हैं। कण कैसे हैं, मोटे हैं। आप रेत वाली रेत उठाओगे ना तो आपको महसूस होगी कि आपने हाथ में उठाया है कुछ, लेकिन जो आप दूसरी बारीक मिट्टी उठाते हो, चिकनी मिट्टी उठाते हो, तो वो पता नहीं चलेगा आपके हाथ से कब निकल गई, लेकिन ये गिरती हुई पता चलेगी, महसूस होगी अपने को। तो इसके कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं, इसलिए इनके पास में जल धारण की क्षमता, जल धारण क्षमता नहीं होती, क्षमता कम होती है। और अगर ये अपने पास जल नहीं रखेंगे ना तो ये कभी उपजाऊ बनेगी ही नहीं। जो मिट्टी अपने पास जल रखती है ना स्टोर करके, आपने कीचड़ में से मिट्टी को निकाला तो उसमें क्या है, मिट्टी वो गीली होगी, उसमें से पानी टपकेगा, इसका मतलब उसमें जल धारण है। परंतु रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी को हाथ में उठाओ, उसमें पानी कितना मर्जी डालते जाओ, वो पानी नीचे निकलता जाएगा, तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से इसे अपना उपजाऊ बनाने में अभी समय लगेगा। नेक्स्ट है लवणीय। तो लवणीय मिट्टी है, तो लवणीय के बारे में हमने कल भी देखा था, लवणीय या क्षारीय, क्षारीय मृदा है, क्षारीय। और क्षार का पीएच मान क्या था भाई, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा था, और इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे हमारे पास में पर्वतीय मृदा हो गई है और भूरी मृदा होगी। तो भूरी मृदा जो है ना ये बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, भूरी जो मृदा है, भूरी मृदा यह है बनास बेसिन में, बनास बेसिन में पाई जाती है, बनास बेसिन। तो यहाँ पे बनास नदी बहती है, नदी के बारे में, नदी वाला टॉपिक में हमने देखा था नदी के बारे में। तो इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर ऐसे बहती है। तो ये नदी का क्षेत्र हो गया, कौन सा हो गया हमारे पास में, भूरी मृदा का हो गया। उसके बाद में दोमट मिट्टी होगी, यहाँ पर सर्वाधिक नदियों का मिलन स्थान इसी जगह पर है, चंबल भी यहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद में बाणगंगा है, तो ये सभी नदियों वाला क्षेत्र हो गया पूरा का पूरा। फिर हम देखें काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए लाभदायक है, कपास उत्पादन के लिए, सोयाबीन के लिए, मसालों के लिए, ठीक है। और ये जो हमने देख रहे थे यहाँ पे मोटे कण वाली, यहाँ पे कौन सी फसलें होंगी, बारानी फसलें। बारानी फसलें कौन सी होती हैं, जो बरसात पर डिपेंड करती हैं, गवार, बाजरा, मूंग, मोठ, ठीक है, जीरा, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कौन सी है आपकी बारानी फसलें हैं, जिनको बरसात मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं होंगी वो। ओके, ये भी होगी। और उसके बाद में लाल पीली। तो लाल पीली है, लाल पीली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है,
और लाल काली मिट्टी होगी, ये दोनों की मिश्रित स्थान होगी, और ये होगी हमारे पास में लाल लोमी मिट्टी होगी। इनमें लाल होने का वजह क्या है? इसमें लाल होने की वजह है लोह ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड जिसे अपन आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये हमारे पास में मिट्टियाँ हो गई हैं। अब नवीन वर्गीकरण एक और आ रहा है अभी, मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण है, वो भी बहुत ही आसान है। उसमें सिर्फ 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अभी हमने 10 प्रकार की मिट्टियाँ देखी हैं, तो इनके बारे में आप लिखते रहना भी कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। मैदान में जितनी भी मिट्टियाँ आएंगी उनके बारे में आप लिख सकते हो कि कपास होगी, गेहूँ होगा, सरसों होगी, मतलब जितनी भी फसलें अपनी हैं वो सारी की सारी इस क्षेत्र में हो सकती है। ये मिट्टी जो है हमारे पास में मक्का उत्पादन के लिए है और गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है ये वाली, ठीक है, ओके, इसमें सारी आ जाएंगी। चलिए अब एक पोर्शन हमारा रह गया है, वो देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमने अलग किया था बड़े तौर पे, एक तो हमने वो अलग करना है हिस्सा, दूसरी हमारे पास में है अरावली। तो अरावली को हमने इस प्रकार से पतला बनाना है, अलग रखना है। फिर एक है हमारे पास में पठार। तो ये पठारों का मिला जुला रूप है, जो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है, तो वो और ये कोटा बूंदी वाला ये पठार का ही हिस्सा है पूरा का पूरा। और इस प्रकार से डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है ये अरावली का हिस्सा है, और बीच में सारा का सारा क्या रहेंगे? मैदान। अब इसमें 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, नाम सुनिए। एक का नाम है एरिडीसोल्स, एरिडीसोल। ये क्या है? अमेरिकन मृदा जो करते हैं ना, विभाजन करते हैं अमेरिका में, जो मृदा विभाजन किया गया है उनके द्वारा, उन संस्था के द्वारा, अमेरिकन संस्था के द्वारा ये विभाजन किया गया है। अमेरिकन संस्था के द्वारा विभाजन किया गया है। 5 प्रकार की मिट्टी भारत के राजस्थान में है। एक हमारे पास में एरिडीसोल्स है, दूसरी है हमारे पास में एंटीसोल्स, तीसरी है हमारे पास में इंसेप्टी, चौथी है अल्फी, और 5वीं है वर्टिसोल्स, ठीक है। ये 5 प्रकार की है। कौन कौन सी होगी? एरिडी, एंटी, इंसेप्टी, एरिडी, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और वर्टी, अल्फी और वर्टी। एरिडी जो शब्द है ना, एरिड वो होता है शुष्क। एरिडी शब्द क्या होता है? शुष्क होता है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेगी अपने को? शुष्क प्रदेशों में मिलेगी। यहाँ पे कौन सी मिलेगी? एरिडी मिलेगी, 1 नंबर वाली एरिडी। ये कहाँ पे होगी? एरिडी मिट्टी होगी। एंटी जो है ये अत्यधिक शुष्क यानी कि बिना वनस्पति वाले क्षेत्र में मिलती है, इसे हम क्या कहेंगे? अति शुष्क। और ये कौन सी कहलाएगी? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। एक अति शुष्क होगी और एक हमारे पास में अर्ध शुष्क होगी। इसके बाद में देखिए अल्फी। अल्फी नाम सुना है क्या? अल्फी होती है जो कई बार क्या नल के अंदर लगाई जाती है, नल लीक हो जाते हैं, पानी लीक होता है जहाँ से, वहाँ अल्फी लगाई जाती है। अल्फी पदार्थ आता है, मिक्स करके उसको लगाया जाता है। तो अल्फी मतलब पानी लीक होने पर लगाई जाती है। तो पानी लीक कहाँ पे होता है? जहाँ पानी होगा। तो पानी कहाँ पे होता है? मैदानों में। पानी कहाँ पे होता है? मैदानों में होता है। यानी यहाँ पे कौन सी होगी? अल्फी सोल्स होगी। जहाँ नदियों वाला क्षेत्र है वहाँ पे अल्फी सोल्स होती है। और वर्टी कहाँ पे होती है? वर्टी है हमारे पास में जो पठारी क्षेत्र है वो वर्टिसोल्स है। पठारों के अंदर वर्टिसोल्स है। और कौन सी रहेगी बीच में? 3 नंबर। ये 3 नंबर होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, देख लीजिए, एरिडीसोल्स अर्धशुष्क, एंटीसोल्स अतिशुष्क, यानी वो इस क्षेत्र में लगभग जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है? 2 नंबर वाले का है। एरिडी, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और वर्टी। एरिडी, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और वर्टी। तो ये 5 प्रकार की ये वाली मिट्टियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में मिट्टियों का विभाजन हो जाता है। और अंत में देख लीजिए
कि मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन के बारे में 2-3 बातें हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन में बात ध्यान रखना भी, मृदा अपरदन 3 प्रकार का होता है। एक हमारे पास में होगा अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। एक होगा हमारे पास में परत अपरदन, और एक है हमारे पास में चादरी अपरदन। कौन सा होता है भाई? चादरी अपरदन होता है। एक है अवनालिका अपरदन, अवनालिका, नालिका यानी कि नदियाँ, नालिका यानी कि क्या होगा? नदियाँ। तो ये नदियों के द्वारा जो किया जाएगा वो अवनालिका अपरदन कहलाता है। अवनालिका अपरदन किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने के लिए फेमस कौन सी है भी? चंबल नदी है। और दूसरा, ये किस क्षेत्र में होगा? अवनालिका अपरदन होगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर होगा जहाँ पे नदियाँ हैं। परत अपरदन कहाँ पे होता है? ये वायु के द्वारा होता है, वायु द्वारा। तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पे होगा ये? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में होता है, वायु के प्रवाह के द्वारा होता है। चादरी अपरदन कौन सा होता है? चादरी अपरदन अधिक वर्षा होने की वजह से, अधिक वर्षा होने की वजह से जो पहाड़ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ से मिट्टी जो होती है वो फिसलने लगती है, गीली होकर के मिट्टी फिसलने लगती है। इसका मतलब चादरी अपरदन कहाँ पर होगा? पर्वतीय ढालों पर, पर्वतीय ढालों पर अति वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण होगा। तो यहाँ पर आप देख पाए अवनालिका अपरदन जो है, अवनालिका अपरदन, ये हमारे पास में अरावली है। तो अरावली के इस ओर क्या होगा? अवनालिका अपरदन होगा। अरावली के इस ओर क्या होगा? परत अपरदन होगा। और अरावली में क्या होगा? चादरी अपरदन होगा। अरावली में क्या होगा? चादरी अपरदन होगा। अवनालिका, जितना भी मृदा अपरदन होता है राजस्थान के अंदर, जितनी भी मृदा अपरदन होता है उसका 44.41% जो है वो अवनालिका अपरदन यानी कि नदियों के द्वारा होता है। और उस पूरे अपरदन का 22.11% जो है वो वायु के द्वारा होता है। बाकी उसका रह गया चादरी अपरदन रह गया। आप देखोगे पहाड़ियों वाले इलाके में जाकर के देखो, आज पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो है वो साफ साफ दिखाई देती हैं। पहले वो हरी भरी होती थी, जितनी भी हरी भरी पहाड़ियाँ थी ना, वो आज धीरे धीरे हरियाली उसमें ख़त्म हो रही है। कारण यही है कि वहाँ से मृदा जो थी वो मृदा फिसल करके नीचे आ रही है। अब आपको कठोर मजबूत चट्टान दिखेंगे और वो अब धीरे धीरे उन चट्टानों का क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है, यानी वो चट्टानें टूट रही है। आपने देखा होगा, अगर आप जवाई बांध देखने गए होंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े मतलब कि पहाड़ हैं जिसमें से ऐसा लगता है कि इसमें से अब पहाड़ अभी गिरेगा, ऐसा नज़र आता है। और उसमें से काफ़ी कुछ अपरदन होकर के वो नदी के क्षेत्र में आकर के गिरा हुआ है, नदी के क्षेत्र में आकर के वो गिरा हुआ है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी अरावली है ना, ये अरावली कभी बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन आज ये अवशिष्ट के रूप में रह चुकी है। आज ये एक अवशिष्ट के रूप में बची हुई है, जिसमें आप देखते हो कि कई बार आपको देखता है कि अपने जालोर के अंदर भी पहाड़ियाँ हैं। तो ये जालोर में पहाड़ियाँ कहाँ से आ गई भी? तो ये पहाड़ियाँ भी अरावली का ही हिस्सा है। जो जालोर में पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से कि यहाँ हमारे पास पहाड़ियाँ हैं, इधर तो पहाड़ियाँ है ही, जो अरावली है वहाँ तो पहाड़ियाँ है ही, तो इस तरह भी पहाड़ियाँ हैं। तो ये कभी ये सभी पहाड़ियाँ क्या हुआ करती थी भी? इस प्रकार से एक ही पर्वतमाला हुआ करती थी। धीरे धीरे इसका अपरदन हुआ, जो कठोर मजबूत चट्टानें थी वो आज भी खड़ी है, बाकी सब का अपरदन होकर के वो तहस नहस हो गया है, आसपास की मिट्टी जो है बन चुकी है। तो इस प्रकार से वर्तमान में अरावली का आपको कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। तो ठीक है, अभी आज की क्लास में इतना ही।